नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एएल बिग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, लघु ई कौमा दीर्घ ई चे छे जे झे या आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है। तो दोस्तों ये सभी जो वर्ण हैं वो तालव्य यानी तालु से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है यानी तालव्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो हमें पुल्लिंग शब्द बताना है। चील जो है वो स्त्रीलिंग है, कुर्सी स्त्रीलिंग है, राशि स्त्रीलिंग है, लेकिन पक्षी शब्द जो है वो दोस्तों क्या है? पक्षी शब्द जो है वो पुल्लिंग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को चुनिए। जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, तो दोस्तों होश और लोग तो ये बहुवचन में है, प्राण भी बहुवचन में प्रयोग होता है, हस्तांचर भी बहुवचन में, लेकिन चर्चा और जनता ये एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। चर्चा और जनता जो है वो एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो कागज शब्द का बहुवचन बताना है। तो कागज का बहुवचन जो होता है दोस्तों वो कागजात होता है। क्या होता है? कागजात होता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है? संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे। तो दोस्तों ये संभाव्य भविष्य काल है, संभाव्य भविष्य काल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य बताना है। तो हम कहेंगे दोस्तों भाववाच्य में धूप में चला नहीं जाता। तो नहीं जाता जो प्रयोग होता है वो किस में होता है? वो भाववाच्य में ही होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों देखते हैं, भगवान का स्त्रीलिंग जो होता है वो भगवती होता है, एकदम ठीक है। विद्वान का विदुषी, ठीक है ये भी। सम्राट का सम्रागी, ये भी ठीक है। कर्ता का कर्त्री, दोस्तों ये गलत है। कर्ता का जो होता है वो स्त्रीलिंग वो कर्त्री होता है। क्या होता है? कर्त्री होता है इस तरह से। तो राइट आंसर किसका क्या हो जाएगा? अनुपयुक्त कौन सा है? आपका बी है, यही आपका सही आंसर है। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? गलत हमें युग्म बताना है। कर्म की विभक्ति जो होती है वो को होती है, ठीक है। करण से अपादान की विभक्ति भी अलगाव के लिए क्या होती है? से होती है। लेकिन करण की भी से होती है, किसके लिए? साधन के लिए। अधिकरण की विभक्ति जो होती है दोस्तों वो का ना होकर क्या होती है? में और पर। अधिकरण की विभक्ति क्या होती है? में और पर। अधिकरण की विभक्ति का ना होकर क्या होती है? में और पर। यही जो है वो क्या है? आपका असंगत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 का तत्सम रूप, तो 11 का तत्सम रूप जो होता है वो क्या होता है? एकादश। क्या होता है? एकादश। अगला देखते हैं। अगला है, दिए गए शब्दों में एक शब्द तत्सम है, उसे चिन्हित कीजिए। तो तत्सम शब्द, गेहूं तो तद्भव है, पत्थर भी तद्भव है, गोबर भी तद्भव है, क्योंकि गेहूं का क्या होता है? गोधूम होता है। पत्थर का तत्सम क्या होता है? प्रस्तर होता है। और गोबर का क्या होता है? गौमेय होता है ना। लेकिन फल जो है, फल शब्द जो है वो क्या है? तत्सम शब्द है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फल शब्द क्या है? तत्सम है। और ये तीनों क्या है? तद्भव है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
किस शब्द में आ उपसर्ग है? किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें तो अभी उपसर्ग है। मूल शब्द इसमें क्या है? मान। इसमें तो अभी उपसर्ग लगा हुआ है। इसमें मूल शब्द जान है। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अन लगा हुआ है। इसमें मान मूल शब्द है। इसमें क्या लगा हुआ है? अब लगा हुआ है। लेकिन इसमें मूल शब्द आ है। मूल शब्द क्या है? इसमें भाव है। मूल शब्द क्या है? भाव। इसी में क्या लगा हुआ है? आ उपसर्ग लगा हुआ है। और यही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें आ उपसर्ग ही बताना है। क्योंकि अभाव की बात करें तो इसमें मूल शब्द जो है वो भाव है, और भाव में हमने आ उपसर्ग जोड़ा। भाव में कौन सा उपसर्ग जोड़ा? आ। तो शब्द क्या बन गया है? अभाव बन गया है। अगला देखते हैं। विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्य प्रत्यय है। इसमें क्या प्रत्यय है? अन्य प्रत्यय है। दक्षिण शब्द का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो दक्षिण का जो विलोम होता है वो वाम होता है। क्या होता है? वाम होता है। दाया का वाया होता है, पश्चिम का पूरब होता है। तो दक्षिण का क्या हो जाएगा? वाम हो जाएगा। अगला है, मृषण का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो मृषण का जो होता है वो क्या होता है? रुक्ष होता है। क्या होता है? रुक्ष। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, रात शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रात शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रजनी रात को ही कहते हैं, यामिनी रात को, विभावरी रात को। लेकिन कामनी जो है ना, कामनी जो है वो स्त्री या नारी का पर्यायवाची है। कामनी किसका है? स्त्री या नारी का पर्यायवाची है। तो कामनी जो है वो रात का पर्यायवाची नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अभय और उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। अभय जो है वो निडर को कहते हैं। अभय किसको कहते हैं? निडर को। और उभय, उभय मतलब दोनों को कहते हैं ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? समरूपी भिन्नार्थक जो है वो ए हो जाएगा इसका। अगला है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द। जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है उसे अंत्यवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत्यवासी कहते हैं। उस छात्र को क्या बोलते हैं? अंत्यवासी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द जो है वो क्या है? तो उसे निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? निर्मम। अगला, मृग नयन में समास। तो मृग के समान जो नयन है वही क्या है? मृग नयन। समास विग्रह करेंगे तो मृग के समान नयन। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान की बात की गई है। तो उपमेय उपमान की बात या विशेषण विशेष्य की बात किसमें आती है? कर्मधारय समास में। यानी कि हमने नयन की तुलना किससे की है? नयन को किसके समान बताया है? मृग के समान बताया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। उपमेय और उपमान की बात जो की जाती है वो किसमें की जाती है? कर्मधारय समास में। आगे है, क्या आप हिंदी जानते हैं? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? प्रश्न को हो रहा है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो दोस्तों सबको पता होता है कि संचारी भाव जो होते हैं वो कितने होते हैं? 33 होते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। छंदों की गणना किससे की जाती है? तो दोस्तों छंदों की जो गणना करते हैं उसमें हम जो छंदों में गिनते हैं या तो वर्ण गिनते हैं या मात्रा गिनते हैं। या बाणिक छंद होगा तो वर्ण गिनेंगे, मात्रिक छंद होगा तो कौन सा गिनेंगे? मात्रा गिनेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वर्ण और मात्रा। राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यानी कि हम कहें यहाँ पर तुलना वाली बात आ रही है। मुख की जो तुलना कर रहे हैं हम, मुख की जो तुलना कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से कर रहे हैं। और उपमेय और उपमान या तुलना की बात आती है वो किसमें आती है? उपमा अलंकार में होती है। किसमें होती है? उपमा अलंकार में होती है। और यही राइट इसका आंसर हो जाएगा। इसमें अलंकार पूछ रहा था। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? तो मागधी अपभ्रंश से जो है वो बांग्ला भाषा है। कौन सी है? बांग्ला। आगे देखते हैं, आनंद मठ के लेखक हैं। तो आनंद मठ के जो लेखक हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी।
गबन किस रचनाकार की रचना है? गबन जो है दोस्तों वो मुंशी प्रेमचंद की है। गबन और गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद की है। आगे देखते हैं। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़कर और विस्मयादि बोधक चिन्ह को छोड़कर वाक्य के सब जो वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों अंत में जो होता है वो पूर्ण विराम होता है। जब हम अपनी वाक्य की समाप्ति करते हैं तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं? या तो प्रश्नवाचक लगाएंगे या विस्मयादि लगाएंगे, लेकिन इन दोनों को छोड़कर बात कर रहा है तो फिर क्या लगाते हैं हम? इन दोनों को छोड़कर हम लगाते हैं आपका पूर्ण विराम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो दोस्तों यहां पर बात करें, उद्घोष सही लिखा हुआ है, एकता भी सही है, तात्कालिक भी सही है, लेकिन उपरोक्त शब्द जो है वो अशुद्ध वर्तनी वाला है, क्योंकि इसका जो शुद्ध होता है वो उपर्युक्त होता है। क्या होता है? उपर्युक्त होता है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? उपर्युक्त होता है। तो इसका ये क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। और ये जो लिखा हुआ है उपरोक्त, ये क्या है? अशुद्ध वर्तनी है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक, गुच्छा समूहवाचक है दोस्तों। गुच्छा जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। दल समूहवाचक संज्ञा है। छत्ता समूहवाचक संज्ञा है। बेल जो है दोस्तों, बेल जो है वो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। बेल जो है दोस्तों वो जातिवाचक संज्ञा है। बेल जो है वो कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपके घर में मैं स्वयं आया था। आपके घर में मैं स्वयं आया था, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो ये जो रेखांकित शब्द है इसका सर्वनाम बताना है, ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो दोस्तों ये स्वयं, यानी स्वयं शब्द हो, आप हो, खुद हो, ऐसे शब्द जो होते हैं वो किस प्रकार के सर्वनाम होते हैं? तो वो निजवाचक। ये शब्द किसके लिए प्रयोग आते हैं? स्वयं के लिए, यानी निजवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन से सर्वनाम होते हैं? निजवाचक। अपने अपने, अपना अपना, ये सब निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला है, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं शब्द, इस वाक्य में 10वीं शब्द कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों 10वीं जो है, 10वीं जो है वो संख्या को बता रहा है। और किस कक्षा में पढ़ती है? तो 10वीं कक्षा में। तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला है, राम राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो यहां पर दोस्तों हम कहें तो यहां पर होता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी और से कराता है या किसी और से करने की प्रेरणा देता है, तो वही कौन सा क्रिया का वाक्य हो जाता है? तो वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। तो यही राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। आगे है, राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों ये क्रिया, यानी कि क्रिया जो हुई है वो क्रिया की रीति को बता रहा है। मिलकर शब्द जो है वो क्रिया कैसे हुई है? मिलकर हुई है। काम कैसे पूरा किया गया है? मिलकर। तो क्रिया की जो रीति है, क्रिया के जो होने के ढंग को बताया गया है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।